क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के बारे में। वेक्टर पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अब बारी है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन की। जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, एक सरफेस जो तुम्हारे सामने नोटबुक होगी जिसमें तुम नोट्स बनाने वाले हो, नोट्स बनाने हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि वो नोटबुक पे जो भी चीजें हो सकती, थर्ड डायमेंशन का यूज नहीं करना, उस नोटबुक से बाहर नहीं आना, उस नोटबुक पे कुछ भी कर सकते हो। अगर वो वाला मोशन होगा जो टू डायमेंशन पे ही सीमित हो, जिस टेबल पे मैं ये आईपैड रख के ये बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, उस टेबल पे अगर कोई मोशन होगा तो हम उसे टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन बोल देंगे। थर्ड डायमेंशन का यूज नहीं आना चाहिए फिलहाल के लिए। तो इससे पहले कि हम प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़े, एक छोटी छोटी सी कुछ टर्म्स हैं उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, हमारा फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी एक वर्ड यूज हो जाता है पोजीशन वेक्टर। घबराएंगे नहीं पोजीशन वेक्टर से, वैसे मैंने ऑलरेडी वेक्टर देखा होगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दिया होगा, फिर से बता देता हूं। अगर हमारे पास ये x है, ये y है और ये पॉइंट है कोई भी a पॉइंट, अगर मुझे इस ए पॉइंट तक पहुंचना है तो हमारे पास क्या तरीका है। एक्स वाई एक्सिस में हमने ऑलरेडी देखा कि अगर यहाँ 3,4 कोऑर्डिनेट्स लिखे होते थे तो हमारे पास इसका मतलब होता था कि हमें 3 चलना है एक्स की डायरेक्शन में, 4 चलना है वाई की डायरेक्शन में। तो ये रहा 3, ये रहा 4, और वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बनता था 3 i कैप, मतलब 3 अलोंग एक्स एक्सिस और 4 अलोंग वाई एक्सिस। तो जे कैप हमने लगा दिया। आई बता रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने समझ ली थी वेक्टर में। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाम दे देते हैं आर वेक्टर। और आर वेक्टर को अगर लिखना है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करना, अगर मैं ओरिजिन पे बैठ के इस ए पॉइंट को देखने की कोशिश करूं, मैं थोड़ी ऐसे देखूंगा, है ना, मैं तो ऐसे देखने वाला हूं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अगर मान लो मेरी पोजीशन चेंज हो गई कि मैं पहले था इस पॉइंट पे, R1 पॉइंट पे, R1 पोजीशन वेक्टर, और फिर आ गया मैं R2 पोजीशन पे, और फिर मुझे देखना है कि मैं A से B पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला जो रास्ता होगा, लेट अस से इसका नाम है डेल्टा R। इसको निकालना भी बड़ा आसान है, ये होता है डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। ये सारी चीजें मैंने ट्राइंगल लॉ वगैरह वगैरह से समझा रखी थी, बट अभी फिलहाल के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो हमारे पास आया है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद जान लेंगे कि अगर हमारे पास दो पोजीशन है, एरोस ध्यान से समझना, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करना होता है, खत्म, इतना ही है, इतना ही समझ लो। यहां है आर इनिशियल, यहां है आर फाइनल, जिसको मैंने R1 R2 लिखा है इधर की साइड पे, मैंने आर इनिशियल आर फाइनल लिख दिया। आर इनिशियल से आर फाइनल की तरफ करोगे तो डेल्टा आर मिलेगा, और डेल्टा आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा। ठीक है। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा कुछ। फिलहाल के लिए वेलोसिटी में हटा देता हूं क्योंकि अभी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो यहां भी लिखा जा सकता था, इस R2 को भी R1 को भी। तो R2 को मैं लिख देता हूं कुछ ऐसे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और R1 को लिख देता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जैसे कोऑर्डिनेट्स का यहां यूज किया वैसे ही कोऑर्डिनेट्स का मैंने यहां भी यूज कर दिया, इतना सा ही। और अगर मैं इनमें से i वाले टर्म एक साथ कर दूं और j वाले एक साथ कर दूं तो x2 माइनस x1 i कैप, i वाले i के साथ अरेंज हो सकते हैं, j वाले j के साथ हो सकते हैं। ऐसे ही y2 माइनस y1 j कैप, खत्म। ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इतना ही ध्यान रखेंगे। अब मैंने एक और चीज भी बताई थी, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर हमसे कोई पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आ जाएगा रूट में i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर, खत्म, इतना ही। और अगर कोई हमसे यहां पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो फिर से वही। अगर हमें कुछ नंबर्स दिए होते, कितना आसान होता ना, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 समथिंग कर देते, बट फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। जो भी आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो भी वाई कैप जो भी जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर, हो भी गया, खत्म, इतना ही था। ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक हमारे पास टर्म कभी कभी आ जाती है वेलोसिटी वेक्टर। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने 1D के बारे में बात किया था, मोशन इन अ वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था, अब टू डायमेंशन से इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अगर मैं वी वेक्टर सबसे पहले बात करना चाहूं एवरेज वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू द टाइम इंटरवल,
इंटरवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरवल का मतलब है 1 से लेके 2 सेकंड, 4 से लेके 500 सेकंड, ऐसा कुछ इंटरवल दे रखा है, किसी ना किसी टाइम के बीच में पूछ रखा है। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो वो अपने पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। ऐसा याद रखेंगे बस इसको, ठीक है। अगर मैं इसको वही एक्स आई कैप वाई जे कैप की फॉर्म में लिखना चाहता तो आर को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। डेल्टा आर को यही तो लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। अगर मुझे इसे अलग अलग करके लिखना ना एक्स वाई की टर्म्स में, दो पार्ट में तोड़ के, तो ऐसे बनेगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और इसको, ये तो बड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना देखने में, तो कोई बात नहीं, इसका सिंबल भी है अपने पास, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास इसको लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सिंबल थोड़ा सा अजीब है वैसे, बट एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो कभी कभी ना अलग अलग भी पूछ ली जाती है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ एक्स के अलोंग, तो एक्स के अलोंग ये रही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी बताओ वाई के अलोंग, तो ये रही एवरेज वेलोसिटी बताओ अगर प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम फिर प्लेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमसे कोई आज के बाद मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देते, आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा वी एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस वी एवरेज अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर, खत्म। ऐसा निकाल सकते थे, बढ़िया। हमसे कोई पूछ ले चलो बताओ फिर थीटा बताना, टैन थीटा भी, मतलब कभी कभी वो थीटा भी पूछ लेते हैं। कहने का मतलब है ये हो गई, ये रही हमारी वेलोसिटी। अब वेक्टर के मैंने कंपोनेंट लेने बताए थे ना, ये हमारा अगर मान लो थीटा है, लास्ट टाइम बताया था, अगर ये हमारे पास एरो है तो एरो में अपने हाथ को रख लो, थीटा की तरफ घुमाओ, इधर की तरफ घुमाओ, तो जहां घुमाते हो वो आता है cos थीटा, मतलब ये आएगा v cos थीटा, या फिर इसको अभी के लिए vx और इसको लिख दो vy। मतलब कहने का है अगर ये vy है तो ये भी vy ही होने वाला है। अगर मैं यहां से tan थीटा निकालू तो अपने पास आ जाएगा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से आ भी गया, tan थीटा आ गया हमारे पास, यही था, इतना ही हमें समझना था इसमें। अगर हमसे आज के बाद कोई पूछ भी लेना कि बताओ वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, बाय द वे आज के बाद एक और याद रखना, हम एंगल जो भी निकालते हैं हम देखते हैं एंगल विद एक्स एक्सिस। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, हम जो भी एंगल देख रहे हैं इट इज द एंगल इज मेड विद एक्स एक्सिस, ऑलवेज 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 याद रखना। फिलहाल के लिए हमने जितना भी टॉपिक करना है वो सारा एक्स एक्सिस के लिए ही हो। आई होप यहां तक समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी जिसमें इंटरवल की बात होती है, कभी कभी एक वर्ड आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट। अगर किसी ने पूछ लिया कि 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी ना बताओ, मुझे 2 सेकंड पे बताओ, एग्जैक्ट एक टाइम पे पूछ लिया तो क्या करेंगे, तब हमारे पास इंस्टेंटेनियस आता है। मतलब कहने का है ये जो हमने अभी एवरेज वेलोसिटी निकाली थी ना, इसको अगर इंस्टेंटेनियस में बदलना है तो आसान है तरीका। वी वेक्टर इज इक्वल टू ये जो डेल्टा, कहां गया, ये रहा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी था, ये डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दो। डेल्टा टी क्या था, T2 माइनस T1, वो जो इंटरवल था ना 2 से 5 सेकंड, उसको बहुत ही ज्यादा छोटा कर दो। मतलब 2 से 5 सेकंड को ऐसे बना दो, 2 से लेकर 2.000000001। अगर इतना छोटा गैप कर दिया तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट इनके बीच का जो गैप आएगा, इसको अगर मैं T2 मान लू, इसको अगर मैं T1 मान लू, तो T2 माइनस T1 जो आएगा बहुत छोटा आएगा, जीरो के वेरी क्लोज। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट LIM और नीचे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब ये जो डेल्टा टी है, ये एरो ऐसे जीरो लगाने का मतलब है इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत छोटा आएगा। अब तुम कह सकते हो कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि डायरेक्ट ही उसको जीरो ही कर दो, या फिर डायरेक्ट ही 2 सेकंड पे ही निकाल दो। नहीं, यही कैलकुलस का तरीका होता है, जब मैंने कैलकुलस की पूरा लेक्चर दिया था तो उसमें समझाया था, ठीक है। फिलहाल के लिए क्योंकि बुक में दिख जाता है ना ये लिमिट जैसा वर्ड, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हम यूज वही कर रहे हैं एवरेज, लेकिन वो एवरेज बहुत ही ज्यादा छोटे, इतना छोटा इंटरवल है कि हम उसको इंस्टेंट ही बोल देते हैं। 2 और 2.000000001 सेकेंड, ऑलमोस्ट इनके बीच का गैप नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं एट एन इंस्टेंट। और यहीं से बर्थ हुआ था कैलकुलस का, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो इसको हम बार बार ऐसा सिंबल नहीं लिखेंगे अजीब सा, इसकी जगह आज के बाद लिख देंगे डी आर बाय डी टी, ऐसा कुछ।
ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू dr बाय dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें r वेक्टर आज के बाद कभी भी दिया होगा ना, 2t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। वेलोसिटी बताओ 4 सेकंड बाद, सॉरी वेलोसिटी बताओ 4 सेकंड पे, तो वेलोसिटी बता देंगे। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट dr बाय dt। i कैप की अलग, j कैप की अलग। अगर आई कैप वाले की, आई कैप की थोड़ी होती है, वो तो एक वेक्टर है, कांस्टेंट है। तो 2 की ऐसे, t की होती है 1, आई ऐसे कैसे ही, आई को नहीं छेड़ना। 4 ऐसे कैसे ही, टी स्क्वायर की 2t, और j ऐसे कैसे ही। बचेगा हमारे पास 2 आई कैप प्लस 8 j कैप, 8 t j कैप। जो भी टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे मैंने 4 बोला था तो इसमें 4 पुट करते हैं, आंसर आ जाता। कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड भी निकाल दो भाई इसका, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर, जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी वेक्टर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप, एक्स वाला अलग, प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, एक्स अलग दे देंगे तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू दे दी टी स्क्वायर और वाई की वैल्यू दे दी 2t, ऐसा दे दिया। कहेंगे वेलोसिटी बताओ, अब वेलोसिटी के लिए तो हमें एक्स की जरूरत भी पड़ेगी, वाई की जरूरत भी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स की अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx बाई dt निकाल देंगे, यहां से बन जाएगा 2t, टी स्क्वायर के 2t। और ऐसे dy बाई dt कर देंगे, तो 2 को ऐसे t की 1, 2 आ गया। अब इस फॉर्मूला में उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो v वेक्टर क्या बन जाएगा, dx बाई dt जो अभी निकाला था उसके साथ आई कैप, और जो भी dy बाई dt निकाला था उसके साथ j कैप। खत्म हो गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हमसे क्या पूछा है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कह दिया होता कि x दे रखा है टी स्क्वायर और y दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 2, अब बताओ। अब तो y में t है ही नहीं, कोई बात नहीं, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। ऊपर से x की वैल्यू पुट करी, अब हमें y भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ t, x भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ t, डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें भी पूछ लेते हैं भाई थीटा बताना x एक्सिस के साथ, एंगल, वेलोसिटी का एंगल भी बताओ, तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इसको पहले सही करके लिख दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, जहां पे वी एक्स है डी एक्स बाई डी टी और वी वाई है डी वाई बाई डी टी, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इतनी सी ही बात थी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते ताकि स्पेस बच सके। तो हमारे पास अगर कोई भी tan थीटा पूछ ले, वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। हमेशा वाई बाय एक्स ही आता है, पीछे भी ऐसे ही आया था, देखो इसमें भी वाई बाय एक्स आया था, इसमें भी वाई बाय एक्स आ सकता है। यहां भी हमसे कोई tan थीटा पूछेगा तो हम वाई बाय एक्स कर देते हैं, हमेशा वाई बाय एक्स। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जब भी हम निकालने वाले हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया हो। अब इसके बाद एक हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ ली जाती है। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रेशो ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से इंटरवल ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं ए एवरेज लिख देता हूं। ठीक है, खत्म, इतना सा ही था। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, मतलब एक्स को अलग कर दिया, वाई को अलग कर दिया, इन टर्म्स ऑफ आई जे कैप भी लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, ऐसा कुछ लिखा जा सकता था। फिर से एक इंस्टेंटेनियस हो सकता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एवरेज की लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, इतना छोटा टाइम कि वो इंस्टेंट ही लगे, एक ही समय लगे वो, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेनली यही याद रख लो, डी वी बाई डी टी, खत्म, यही था। और हमसे अगर कोई पूछ ले, इसको ब्रेक भी करके लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, डी वी एक्स बाई डी टी, अरे डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। हमेशा पॉसिबल होता है कि हम उसको दो पार्ट में लिख लें मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको पहले वाले को नाम दे देते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। कोई एंगल पूछ ले एक्सेलरेशन कितना बना रही है, तो वी वाई बाई वी एक्स, खत्म, इतना ही था।
यही था, बस इतना ही। उसके बाद अब फाइनली हम आते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जिसका तुम्हें थोड़ा इंतजार भी होगा, इतनी देर से मैं एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं ये चीजें, बट मेन अब उस पे टॉपिक पे आते हैं अपने, कि मोशन इन अ प्लेन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के मोशन पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के मोशन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे एक प्रोजेक्टाइल और एक हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम दो कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। सर्कुलर का पार्ट थोड़ा छोटा सा ही है, प्रोजेक्टाइल का उससे भी छोटा सा ही है, तो ज्यादा मुश्किल बचा नहीं है अब अपने पास, कुछ भी बड़ा आसान सा ही बचा है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल से ही शुरू करते हैं, कि अगर मान लो कभी भी हमारे पास ये रही हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और ये रहा हमारे पास एक मिनट, ये रही इनिशियल वेलोसिटी और ये रही हमारे पास एक्सेलरेशन। सीधा चल रही थी कोई गाड़ी, तुम भी आ गई, धक्का देने लग गए, एक्सेलरेट करने लग गए, मतलब फोर्स लगाने लग गए। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स आ गया, तो जैसे ही तुम फोर्स लगाने लग गए तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होने वाला है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी सामने थी, कोई गाड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे लगा रहे हो, धक्का तुम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दोगे तो क्या होगा, डिसेलरेशन। इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी और इसमें वेलोसिटी घटेगी, ये मतलब है इसका। पक्का समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी किया, तो अगर ये रही इनिशियल वेलोसिटी और ये रही एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल हमेशा जाता है वेलोसिटी के चेंज की तरफ, मतलब वेलोसिटी का चेंज कहां होगा, एक्सेलरेशन की तरफ, तो ये इधर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये जो हमारे पास मोशन है ना, इसे हम कर्व्ड मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे। इतना ही, यही था बस हमारे पास, ठीक है। इसको प्रोजेक्टाइल बोल देंगे। इसके भी काफी सारे केसेस आ सकते हैं, जैसे अभी सर्कुलर मोशन हमारे पास आ जाएगा, और भी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल कब होगा, सर्कुलर कब होगा। अगर ये है 0 डिग्री वाला केस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब यू भी आगे ए भी आगे, तो स्ट्रेट लाइन। ये है 180 डिग्री वाला केस। अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो हमारे पास ही प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर मोशन आते हैं, और वही हमें आगे देखने हैं। पक्का समझ गए। पहले पे आते हैं जिसका नाम है, और हमें मेथड समझना है, फॉर्मूला रटने से बढ़िया। फिर से बता रहा हूं, मेथड समझना है, दिमाग में उतार लो इस बात को। सबसे पहली चीज, हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल नाम से ही समझ आ रहा है कुछ ना कुछ इसमें एंगल यूज होगा, है ना। और इसके बारे में मैं कुछ बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आ जाएंगी हमारे न्यूमेरिकल्स में। बार बार कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो ये हमारे पास है, अगर हमने किसी भी पत्थर को फेंका है थीटा एंगल पे, ये रही इनिशियल वेलोसिटी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जब भी कोई चीज ऐसे टेढ़ी सी जाए, ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, हमेशा बता रखा है, हमेशा अगर कोई भी चीज ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, उसको भाई दो पार्ट में तोड़ दो, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। जहां पे वेक्टर है वहां पे अपनी फिंगर्स को करो, फिंगर कर ली, थीटा की तरफ घुमाओ अपनी फिंगर को, थीटा की तरफ मतलब इधर घुमानी पड़ेगी, जहां घुमानी पड़ रही है वहां कॉस आता है, और जहां नहीं घुमानी पड़ रही वहां साइन, सॉरी, उसके दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर होगा वहां साइन आता है। इतनी सी बात। अब इस डायरेक्शन में तो कोई ग्रेविटी नहीं होती, ऐसा थोड़ी होता तुम जमीन पे खड़े हो और आगे अपने आप चलते जा रहे हो ग्रेविटी की वजह से, ऐसा नहीं है। हम एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लेके चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, ना तो एयर रेजिस्टेंस है और ना ही कोई इस डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूं। इसका मतलब इस डायरेक्शन वाला जो मोशन होगा, एक्स एक्सिस वाला जो मोशन होगा, एक्स एक्सिस वाला, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने 50 बार ही बता दिया है, एक्सेलरेशन नहीं होती, यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। सिंबल मैंने अभी अभी बताया था, ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन होगी, हाँ बिल्कुल एक्सेलरेशन होगी। कि अगर मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूं तो ग्रेविटी आ गई ना, रिटार्डिंग फोर्स लगाती है और नीचे खींचने की कोशिश करती है, अकॉर्डिंग टू जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं चैप्टर। तो हमारे पास वाई एक्सिस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन कौन सी होती है, यहां ग्रेविटी होती है, और मैंने बताया था ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। जो मैंने साइन कन्वेंशन बताई है उसके अकॉर्डिंग जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तुम ऊपर जा रहे हो, तुम नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव।
बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बढ़िया। अगर मैं देखूं तो मैं ये पूरे के पूरे मोशन को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। अब एक्सेलरेशन लग रही है नीचे, ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, एक्सेलरेशन इज नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा लेकिन ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है यहां, सॉरी, ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है ये, ग्रेविटी नीचे। मैंने अभी अभी बताया था पार्टिकल जाता कहां है, सी ऐसे जाना चाह रहा है टेढ़ा, ग्रेविटी नीचे है, ये रही ग्रेविटी, तो पार्टिकल क्या करेगा, धीरे धीरे इस चेंज की तरफ आएगा, जहां वेलोसिटी चेंज होती है पार्टिकल वहां जाना चाहता है, चेंज का और ये नीचे की साइड, अरे एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो पार्टिकल जाना चाहेगा चेंज की तरफ, तो धीरे 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 बेंड होता 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 नीचे चला जाएगा। एकदम तो ऐसे नहीं चला जाएगा इसकी तरफ, लेकिन धीरे 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 इसकी डायरेक्शन में ही ऐसे चला जाएगा, मतलब नीचे तो जमीन है और नीचे नहीं घुस पाएगा धरती में, लेकिन यहां तक पहुंच जाएगा। तो मोशन कुछ ऐसा सा में दिखने वाला है, ऐसा कुछ, दिस इज द मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अब इस मोशन को हम कंप्लीटली सेपरेट स्टडी करेंगे। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को यहां से हवा में उड़ के देख रहे होते तो सोचो, हमें ऐसा लगता है पार्टिकल सीधा ही जा रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सोचोगे, एक प्रोजेक्टाइल तुमने बैडमिंटन खेल रहे हो, तुमने शटल को ऐसा मारा, हिट किया अपने दोस्त के पास, लेकिन तुम्हारा कोई तीसरा दोस्त है वो छत पे खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको शटल ऐसे जाती हुई नहीं दिखेगी, उसको ऐसी जाती हुई नहीं दिखेगी। अगर वो हवा में उड़ के देख रहा है उसको सीधी जाती हुई दिखेगी। अगर कोई तुम्हारा दोस्त यहां से खड़ा होकर देख रहा है जिसको तुमने खिलाया ही नहीं, तो उसको ये शटल ऊपर जाती हुई नीचे आती हुई लगेगी। तुम किसी बॉल को आगे फेंकोगे ना, उसे लगेगा कि तुमने आगे फेंका ही नहीं, अगर वो बहुत दूर खड़ा है तो उसे ऐसा लगेगा तुम्हारी बॉल शटल ऊपर गई और नीचे आ गई। इसका मतलब है ये मैं पूरे मोशन को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। बस इतनी सी बात अभी के लिए ध्यान रख लो कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन दिखे, जब भी मोशन इन 2D की बात हो, मोशन को हमेशा 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 दो पार्ट में तोड़ लो। और एक काम जो मैं लिखवाने वाला हूं अगर वो कर लिया, भाई टॉपिक खत्म हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, देखो जैसे एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी। जब मैंने मोशन को दो पार्ट में तोड़ ही दिया तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, है ना। अगर मैं इस डायरेक्शन के डिस्टेंस को एक्स सॉरी आर मान लूं और इस डायरेक्शन के मैक्सिमम वर्टिकल में एच मान लूं, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हो जाएगा आर और वाई एक्सिस में डिस्टेंस हो जाएगा एच। इतनी सी ही बात थी। अगर तुमने ये डेटा लिख लिया तो वही खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद तो वही इक्वेशंस ऑफ मोशन लगनी है, एक बार इस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक बार इस डायरेक्शन में लगाएंगे और खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक। बस इतना ही। अब देखो कैसे करना है, ये पक्का समझ आ गया। इसका मतलब मैं थोड़ा सा और बता सकता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, अभी भी यू cos थीटा, ये चेंज ही नहीं होगी। एक्स एक्सिस वाला मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, यू cos थीटा। यहां पे वेलोसिटी आगे की तरफ यू cos थीटा, यहां पे वेलोसिटी यू cos थीटा, यू cos थीटा, एंड तक भी यू cos थीटा। ये हमेशा ही यू cos थीटा इसलिए रह रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस में कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन वाई एक्सिस में ग्रेविटी है, ऊपर जाते हो तुम्हारी वेलोसिटी कम करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, तो ये एरो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा और टॉप पे आके वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी खत्म, यहां पे आके यू वाई जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी ही खत्म हो जाएगी। यू वाई की जगह वी वाई कर देता हूं, क्योंकि हम स्टार्टिंग की वेलोसिटी नहीं देख रहे, हम बाद में देख रहे हैं टॉप पे जाके कितनी वेलोसिटी होगी। टॉप पे जाके एक्स वाली तो सेम ही रहेगी लेकिन वाई वाली जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब बॉल टॉप तक पहुंच गई, अब नीचे भी आएगी, वाई वाली अब ग्रेविटी के कारण 9.8 लगेगा तो बढ़ना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे इसका एरो बढ़ना स्टार्ट होगा, लास्ट में वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये तो हमेशा यू cos थीटा था, ये वाला जो था ना वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग में था यू साइन थीटा, धीरे 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 कमजोर होता होता जीरो हो गया, लेकिन फिर बाद में बढ़ता 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 फिर से उतना ही हो गया जितना स्टार्टिंग में था, विच इज यू साइन थीटा। जब ये हिट करा ग्राउंड पे तो वापिस हो गया यू साइन थीटा। लेकिन हमने u को ही तो ब्रेक करा था, u साइन थीटा u cos थीटा में, इसका मतलब अभी भी इनके बीच में जो वेक्टर आएगा वो u ही होगा। किससे फेंका था हमने ऑब्जेक्ट को, u से, और किससे गिरा है, u से। फर्क क्या आया दोनों में, डायरेक्शन का फर्क आया। ये जो x वाली है ये सेम ही रही, देखो x वाला पार्ट जो है वो सेम ही रहा, जो y वाला पार्ट है वो उल्टा हो गया। उसकी वजह से ये जो वेलोसिटी थी, कोई अलग सा ही कलर हमें चूज करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी थी
ये तो दिख गया जरूर। हाँ, ये जो वेलोसिटी दिख रही है हमें, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो बाद में कहां आ गई है, ग्रेविटी की वजह से। पहले ऊपर की साइड थी, अब नीचे की साइड आ गई, इतना ही है बस, यही था, खत्म। और यहां पे बस तुम ये याद रखो, जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है स्टार्टिंग में ज्यादा थी, यू साइन थीटा, फिर कम होती गई, फिर और कम होती गई, टॉप पे आके जीरो हो गई, एमसीक्यू बन जाएगा। यहीं से ये छोटा सा एमसीक्यू बन जाएगा कि यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई टॉप पे आके, फिर नीचे आते आते बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जहां से स्टार्ट हुआ था अगर हम उसी लेवल पे पहुंच जाएं यहां पे, तो वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां से मैं एक और बात भी बता सकता हूं, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने बताई थी, अगर किसी भी बिल्डिंग से किसी पत्थर को फेंकते हो वो ऊपर जाता है, अगर एच हाइट मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, यहां से स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है, और घूम के वो वापस भी तो आएगा, जब वो उसी पॉइंट पे उसी सीध में आएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी 5 ही होगी, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। कहीं लिख लो ये बात अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज चूज करनी हो कर लो, लेकिन सेम हाइट सेम सेम लेवल सेम वेलोसिटी, ऐसा लिख लो, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इतना ही। रुकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है, पहले मैं वाई एक्सिस वाले डेटा से निकालने की कोशिश कर लेता हूं। तो मैं इस डेटा को लेता हूं और कॉपी, और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट। वाई एक्सिस का डेटा लेते हैं और इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस समय मैं इंटरेस्टेड हूं इस जर्नी में, सिर्फ ये वाली जर्नी में, आधी जर्नी में। क्या हुआ, स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी यू साइन थीटा, मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स को भूल जाओ, अभी एक्स को बिल्कुल भूल जाओ, वाई एक्सिस की। स्टार्टिंग में वाई एक्सिस में कितनी थी, यू साइन थीटा, टॉप पे कितनी होती है, जीरो, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी टॉप पर रोकती है तभी तो वापस लाती है। इसका मतलब है अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो सबके साथ वाई लगा दो, ठीक है। तो वाई एक्सिस में टॉप पे वेलोसिटी जीरो, यू वाई कितना, स्टार्टिंग में कितनी थी, यू साइन थीटा, माइनस ए तो हमेशा माइनस जी टी, तो ये अपने पास आ जाएगा जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा बाय जी। लेकिन ये तो आधा टाइम आया ना यहां से यहां तक का, क्या गैस कर सकते हो ये कितना टाइम आएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। कहीं ये भी बात लिख लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बताई हुई बातें हैं ये, जितना ऊपर जाने में उतना नीचे आने में, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो टोटल टाइम होता है पूरा, जहां से चले थे यहां से चले और पूरा यहां तक आने का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कौन सा टाइम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कभी कभी ये पूछ लें तो। ऐसे नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं कि क्वेश्चन देखा उसमें से वैल्यू ढूंढनी शुरू कर दी। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कि क्या पूछना चाह रहे हैं, डायग्राम में कन्वर्ट करो और फिर करो। अगर तुमसे टोटल टाइम ना पूछ के उन्होंने ये पूछ लिया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो फिर तो फंस जाएंगे, है ना, इसलिए ध्यान से करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब दो गुना कर दो, इसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। यू साइन थीटा कौन सी वेलोसिटी थी, वाई एक्सिस की, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2u/y/g। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, याद रहेगा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, इतनी सी बात। अब ठीक है, पक्का समझ आया। इस पे भी क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं ना, ये यू वाई क्या है, ये है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, टॉप वाली हाइट निकालनी है, यहां से यहां तक ये वाली हाइट निकालनी है, ये भी वाई एक्सिस से ही मिलेगी, है ना। तो हमारे पास बन जाएगा, इस बार मैं लास्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सब कुछ वाई एक्सिस का डलेगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो है टॉप पे जाके, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, जिसको मैं यू वाई भी लिख सकता था, यू वाई ही लिखते हैं। अब हमें पता है कि यू वाई का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, यू वाई का मतलब होता है यू साइन थीटा। ऐसे याद कर लो भाई, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 - g h, जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, जब भी जरूरत पड़े डाल देना। अरे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थीटा की जरूरत होगी तो हम यू साइन थीटा डाल देंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी यू वाई को डाल दो यू साइन थीटा।
वैसे ऐसे याद कर लो, याद करना आसान है, uy का स्क्वायर बाय 2g। टाइम में और हाइट में दोनों में y एक्सिस वाला काम हुआ, लेकिन रेंज जब हमें निकालनी है, जब हमें रेंज निकालनी है, एक्स एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस एक यूनिफॉर्म मोशन की तरह बिहेव कर रही थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी इसमें। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी चीज। एस की जगह आर, यू की जगह एक्स एक्सिस वाला इस बार यू एक्स, और टी की जगह टोटल टाइम, जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी कोई चीज, उतने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी। जैसे स्केट बोर्ड में होता है, यहां से यहां और यहां से यहां वाला टाइम सेम है। स्केट बोर्ड में भी ऐसे ही होता है। अगर मान लो तुम एक स्केट बोर्ड चला रहे हो, तो तुम्हें जंप करनी है, तो यहां से भी इतना ही टाइम लगना चाहिए और तुम्हारी लैंडिंग में भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। टाइम मिस मैच हुआ तो भाई पेट में बजता। बहुत तेज पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये जो स्केट बोर्ड है ना, इसके अगर यहां पे जाके गिरो भाई, पेट में लगता बहुत खतरनाक। 2 दिन तक छोड़ो, वो याद भी नहीं करना चाहता हूं मैं। समझ गए ना मेनली? तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दो यहाँ पे, टोटल टाइम जितना ऐसे वाला आएगा उतना ही ऐसे भी होना चाहिए, टाइम मैच होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यू एक्स, यू टी क्या था, 2u/g। तो ये बन जाएगा 2u/x/u/y/g। ux क्या है, u cos थीटा, x एक्सिस वाली वेलोसिटी। uy क्या है, y एक्सिस वाली वेलोसिटी। खत्म, यही थे फॉर्मूलाज। ये लो रेंज भी आ गई। चाहे ऐसे याद कर सकते हो या ऐसे याद कर सकते हो, 2u cos थीटा, u sin थीटा। कभी कभी टीचर ऐसे लिखवा देते हैं तो मैं भी ऐसे ही लिखवा देता हूं। बन जाएगा यू स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा cos थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, ये जो 2 है ये बाहर नहीं आ सकता, क्राइम है ये मैथमेटिक्स में। ये वाला 2 बाहर नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री दिया होगा तो ये 60 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 बाहर नहीं निकालना है, डिवाइड बाय जी। तो रेंज का भी फॉर्मूला मिल गया, 2u साइन, सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये और ये सेम ही है, बस मैंने इसमें यू एक्स यू वाई की वैल्यू डाल दी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई हमसे पूछ ले भाई बताओ जरा मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, रेंज की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ। ठीक है, बता देते हैं। रेंज का भी अभी हमने फॉर्मूला किया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हाँ ठीक है। साइन जो भी लिखा हो ब्रैकेट में उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है, कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में। ओवरऑल साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है, चाहे यहां थीटा लिखा, चाहे यहां थीटा लिखा हो, चाहे 2 थीटा 3 थीटा इन्फाइनाइट थीटा, कुछ भी लिखा हो, वैल्यू हमेशा इसकी 1 आती है। यहां पे इस केस में क्या लिखा है, 2 थीटा। कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में सबसे ज्यादा वैल्यू 1। ना हम यू चेंज कर सकते हैं, ना जी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो यू दिया होगा यू वही लेना पड़ेगा। जी बी की भी वैल्यू 9.8 या 10 जो भी दे रखी होगी वो लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है हम साइन थीटा को ही देख सकते थे, और साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1। 1 कब होती है, 90 पे। तो ये बन जाएगा साइन 90। इससे इसको कट कट कर दो, वैसे मत करना भाई, बहुत मार पड़ती है अगर मैथमेटिक्स वालों के सामने तुमने ये कर दिया। तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं 2 थीटा, साइन से साइन मन में कट कर दो, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे ऐसा। और थीटा हमारे पास बन जाएगा π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। आज के बाद याद रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है रेंज की, यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी। कितने पे, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर कभी भी किसी चीज को दूर फेंकना है, ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, दूर फेंकना है, तो कितने डिग्री पे फेंको, ऐसे नहीं, 45 डिग्री। यहां से 45 डिग्री पे फेंको, ठीक है। ये अगर तुम फेंक रहे हो तो 45 डिग्री पे फेंकोगे तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा आएगा। इतनी सी बात याद रखेंगे। अच्छा, अगर 45 डिग्री ही है, क्वेश्चन में कह दिया कि मैक्सिमम रेंज निकालो, निकाल दी, वो कहेंगे अब हाइट भी निकाल लो। तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं, मैंने ऐसे याद कराया, यू यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। यू वाई की वैल्यू रखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही तो था ना, यू वाई होता है यू साइन थीटा, स्क्वायर कर दिया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल दो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g। साइन 45 फिर उसका स्क्वायर, साइन 45 होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे बाय 2g, तो बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g
और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है। मैं 1/4 को अलग कर देता हूं, u²/g को अलग कर देता हूं, तो h हमारे पास क्या आ गया 1/4। लेकिन ये u²/2g क्या था, ये तो रेंज थी। रेंज भी तो इक्वल है ना u²/g के, तो u²/g के क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम ध्यान रख लेंगे कि अगर कभी भी मैक्सिमम रेंज की बात हो रही होगी, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा, उस केस में हाइट निकालनी है तो वो 1/4 होती है मैक्सिमम रेंज की। खत्म, इतना ही था। अगर तुम्हें सबसे ऊपर फेंकना है, ये बिल्कुल सेपरेट सिचुएशन है। मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें सबसे ऊपर फेंकना टॉप पे, तो थीटा 90 पुट कर दो, तो हमारे पास हाइट आ जाए। मतलब ये तो फिर 2D का रहा ही नहीं क्वेश्चन है ना, ये तो 1D का हो गया। ऐसे टॉप पे फेंकना है, और जैसे ही मैं u²sin² θ/2g करूंगा, ये वैसे हमने मोशन इन 1D में किया था। साइन 90 होता है, 1 स्क्वायर कर दोगे तब भी 1, और ये बन जाएगा। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2D का क्वेश्चन ही नहीं बचा, ये तो 1D का हो गया, पिछले वाले चैप्टर का हो गया, कि इसमें तो सिर्फ ऐसे जाएगा और ऐसे वापिस आ जाएगा। मजा नहीं आया इसमें, है ना, पिछले चैप्टर की बात हो गई। तो इसको मैं अलग बॉक्स में डाल देता हूं। 1 मिनट, अभी सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हम याद रखेंगे तो हमारा फायदा होगा। जैसे अगर हमें कोई भी पूछ ले कि तुमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी मुझे बता दी एक्स और वाई की, हमने टॉप की भी बता दी कि टॉप पे वाई 0 होती है लेकिन एक्स होती है कुछ वेलोसिटी, तो मैं कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूं जिसपे सेपरेट क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, टॉप पे, ऑन टॉप ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, यू वाई कितना होता है 0, और यू एक्स कितना होता है u cos थीटा। तो हमसे कोई पूछ ले टॉप पे, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ द मोशन, तो हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी की जगह कौन सी वी बची, वाई वाली तो है नहीं, सिर्फ एक्स वाली ही है, तो एक्स वाली पुट कर दो, खत्म। ये भी हो सकता था। मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर हमसे कोई पूछ ले कि स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बॉटम में थी हाफ एम यू स्क्वायर। स्टार्टिंग में तो टोटली वेलोसिटी थी ना यार, स्टार्टिंग में थोड़ी कोई वाई वाली भी थी, एक्स वाली भी थी, और दोनों का मिला के विच इज यू भी थी। अरे यू से ही तो दो पार्ट तोड़े थे, यू कोस थीटा यू साइन थीटा। इसका मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट में टोटल वेलोसिटी ही डलेगी, जो भी दी होगी वो टोटल वेलोसिटी यहां डल जाएगी, खत्म। तीसरा पॉइंट, अगर तुमसे कोई पूछ ले मोमेंटम पी एट टॉप पॉइंट, बिल्कुल टॉप पे कितना है मोमेंटम, वाई का तो 0 है, वाई तो है ही नहीं वेलोसिटी, तो बची क्या, मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, तो वेलोसिटी बची यू कोस थीटा, वो लिख देंगे, खत्म। ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास और भी छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर हमसे पूछ लिया कि यहां तुमने वेलोसिटी बता दी, यहां तुमने वेलोसिटी बता दी, बॉटम में भी तुमने वेलोसिटी बता दी, इस पॉइंट पे बताओ 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। मान लो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में इसको लगे 7 सेकंड, यहां बताओ 5वें सेकंड में कितनी होगी वेलोसिटी। अब बताओ बेटे, हम बता देंगे, हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि क्योंकि हम निकालेंगे अलग अलग, वी एक्स निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, और y निकाल लेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस एटी। एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग, ठीक है। इस बार x की भी होगी, y की भी होगी। अब तुम कहोगे कि y में तो 0 होती, अरे वो तो टॉप पे 0 होती, टॉप पे नहीं पूछा गया इस बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी एक्स किसी भी पॉइंट पे, यू एक्स कितना था u cos थीटा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं x के अलोंग। y एक्सिस में देखेंगे तो वी वाई यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन होती है माइनस जी टी। और वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला अभी अभी तुम लोगों को कराया था, यहीं कहीं होना चाहिए, ये देखो, ये रहा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। कई बुक्स में अलग अलग सॉल्व किया जाता है एक्स और वाई को, हम एक साथ भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, पुट कर दो, यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये आ गया वी वेक्टर। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाएगा हम वो भी निकाल देंगे,
आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जी टी, कुछ ऐसा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, पहली दो टर्म में से यू स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, बचेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ये आया मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड भी बोलते हैं ना, स्पीड आई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐसे समझ लो, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे अब तुम मुझसे पूछ लो, मैं बता दूं। किसी भी टाइम पे अब मेरे से पूछ लो, क्योंकि इसमें टी है तो टी की वैल्यू पुट करूंगा और खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने ये नहीं पूछा कि टोटल वेलोसिटी बताओ, उन्होंने सिर्फ वाई की पूछ ली, भाई वाई की भी अपने पास, ये रही वाई की वेलोसिटी, तुम मुझसे पूछो 5 सेकंड बाद कितनी होगी, मैं बता दूंगा इसका यूज करके वाई की वेलोसिटी। अगर मुझसे कोई एक्स एक्सिस की पूछेगा, एक्स एक्सिस की तरफ, ये रही, एक्स में तो सेम ही रहती है, चाहे 2 सेकंड हो चाहे 5 सेकंड हो, वाई की चेंज होती है और वो मैंने देख ली। अगर हमसे सिर्फ वाई की पूछेंगे, ये रहा फॉर्मूला। अगर हमसे सिर्फ एक्स का पूछेंगे, ये रहा फॉर्मूला। हमसे टोटल पूछेंगे, ये रहा फॉर्मूला। हमसे मैग्नीट्यूड पूछेंगे, ये रहा फॉर्मूला। हालांकि एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, वीडियो खत्म होने के बाद भाई कभी नहीं भूल पाओगे ये चीजें, क्योंकि हमने रटी नहीं है, हमने समझी है। समझ आया यहां तक? ठीक है। एक तो ये हो गया वेलोसिटी। एक हमसे पूछ लेते हैं पोजीशन एट एनी टाइम टी। फिर से एक्स और वाई में ब्रेक करेंगे हम तो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल टू, इस बार एक्स को एक्स ही रखते हैं, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वाई एक्सिस का देखेंगे तो वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम सोच सकते हो कि भैया ये एक बात बताओ, टी क्यों सेम रख रहे हो? क्योंकि टाइम सेम होता, अभी अभी मैंने बताया था, है ना। टाइम मिसमैच हुआ भाई, पेट में लगेगा, याद है। यू कॉस थीटा टी, और यहां से y आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई आज के बाद हमसे पूछ लेगा पोजीशन बताओ 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहां होगा, सिर्फ एक्स वाला, एक्स एक्स की डायरेक्शन में कहां होगा, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। और कोई पूछेगा 5 सेकंड बताओ वाई एक्सिस में कहां पे होगा, ये लो, ये रहा। वाई एक्सिस के अलोंग कहां होगा, इससे बता देंगे। हमसे कोई पूछेगा टोटल पोजीशन बताओ, पोजीशन वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर भी लिखना आता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब समझ आया वीडियो यहां से क्यों स्टार्ट की थी, सारे तो फॉर्मूला यूज में आ गए। आर वेक्टर आ जाएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप और यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं, लेकिन देखने में बड़ा ही गंदा सा लगेगा, घबरा जाओगे। इसीलिए जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, खत्म। वो खुद से कर लेना इस बार, ठीक है। मेरे ख्याल से कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशन हो गई, एक हमारी चीज रह गई विच इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री इतना सही देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री यहीं से ही उठा लेंगे, ये जो इक्वेशन आई थी अभी, ये जो इक्वेशन आई थी, इन्हीं का यूज कर लेते हैं। बस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आ जाए तो यहां से स्टार्ट कर देना, ठीक है। डायग्राम बना के और यहां से स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, ये होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इक्वेशन में एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, टी नहीं आ सकता, टी इज नॉट अलाउड। तो एक्स हमारे पास अभी अभी आया था यू कोस थीटा टी, यहां से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज यू एक्स बाई यू कोस थीटा। वाई की थी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर देते हैं, हट जाएगा टी, तो बन जाएगी y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह x बाय यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह x बाय यू कोस थीटा।
होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा u से u गया, y आ जाएगा x साइन बाय कॉस, ये देखो ये रहा साइन ये रहा कॉस, तो साइन बाय कॉस tan थीटा माइनस हाफ, ऊपर है g डिवाइड में आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इतना सा ही था। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दिखे जिसमें x और y आ रहा है, x y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एक वेरिएबल x और y में से y की सबसे ज्यादा वैल्यू पावर 1 होनी चाहिए और x की सबसे ज्यादा पावर 2 होनी चाहिए। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर हमसे कोई ये भी पूछ ले, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर हमसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई प्रूव करो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कर्व होने वाली है वो पैराबोलिक होने वाली, कर दिया प्रूव, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल, ऐसा भी हो सकता था x इक्वल टू वाई टैन थीटा, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाफ जी बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है? नहीं, यहां पे x की सबसे ज्यादा पावर 1 है, y की भी सबसे ज्यादा पावर 1 है। जब दोनों की पावर 1 1 होती है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, कहीं लिख लेना। लेकिन अगर पावर सबसे ज्यादा 1 भी है 2 भी, हमें सबसे ज्यादा वाली देखनी है, सबसे ज्यादा 2 है तो पैराबोला होगी। बस इतनी सी बात। आई होप यहां तक समझ आ गया हो। दिस वॉज ऑल अबाउट जो भी हमें बात करनी थी इसके बारे में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। और अगर मान लो एक और चीज बताते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे टीचर, न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात याद रखना, पता लगे सारा ही भाई भड़ता हो गया इसका, सारी खिचड़ी पका दी। एंगल यहां से देखना, जो भी हमने देखा अभी तक एंगल एक्स एक्सिस के लिए, मान लो उन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी मान लो क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दे दिया कि एक पार्टिकल है जिसको 30 डिग्री पे फेंका गया है विद वर्टिकल, और भाई तुमने 30 डिग्री लेके सारा सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, बाहर आके एग्जाम से खुश हो रहे भाई अब तो तेरा भाई टॉप करेगा, मार्क्स देके 0। क्योंकि भाई साहब वर्टिकल के साथ एंगल नहीं देखना होता, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 यूज करना है। तो जरूर अच्छे से पढ़ लेना कि एंगल किसके साथ दिया है, वर्टिकल के साथ एंगल दिया है या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां से पजल कर देते हैं कभी कभी टीचर। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताता हूं, बहुत है वैसे प्रोजेक्टाइल के बारे में, मतलब मैं कंपटीशन की तरफ निकल जाऊंगा तो मेरे को रोक के रखना पड़ रहा है अपने आप को, उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी अपनी काम की हैं। अगर मान लो कभी भी हमें दो एंगल दिए हों, एक दो प्रोजेक्टाइल फेंके, एक फेंका है थीटा से और एक फेंका है 90 माइनस थीटा से, कहने का मतलब एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, ऐसा कभी कोई प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो याद रखेंगे उसमें रेंज सेम होती है, रेंज इज सेम फॉर बोथ। अगर कभी भी ऐसे कोई दो प्रोजेक्टाइल फेंके हैं जिसमें एक एंगल है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, एक हो सकता है 30, एक हो सकता है 60, एक हो सकता है 45, दूसरा भी 45, मजा नहीं आया, कोई और सोचते हैं। एक फेंका है 75 से और एक फेंका है 15 से, दोनों की रेंज तो पक्का सेम होगी, पक्का गारंटी सेम होगी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना, समझ आ रही है? ठीक, इसको प्रूव करके दिखाएं, एक बार कर देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया तो कि दो अलग अलग एंगल पे फेंका, प्रूव करके दिखाओ रेंज सेम है। तो पहले वाले को R1 मान लेते हैं, जब थीटा से फेंका था तो बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, जरा एक बार रिकॉल करके देखो। एक्टिव रिकॉलिंग इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। सोच के देखो, पेज नहीं पलटना। और क्या फॉर्मूला बताया था, 2ux uy बाय जी। ux क्या होता है, ux होता है u cos थीटा और uy क्या होता है u sin थीटा, है ना, अभी अभी बताया था। चलो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, रिकॉल करते रहेंगे तो मजा भी आएगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला टू साइन टू थीटा का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो बन जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। रुक जाते हैं, और ये है एट थीटा के लिए। एट 90 माइनस थीटा पे जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा, एक बात ध्यान रखो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इतनी सी बात है। R2 हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर, वेलोसिटी सेम है बस एंगल बदला है, 2 साइन थीटा नहीं 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, और ये बन जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी।
अभी भी तो वही है, बस साइन पीछे चला गया, कोस आगे आ गया, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि R1 इज इक्वल टू R2, कि अगर एक थीटा पे होगा एक 90 माइनस थीटा पे होगा तो रेंज सेम होगी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और हाइट का क्या होगा बेचारे का, इसी केस में अगर हाइट पूछ ली तो H1 का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और H2 लिखेंगे तो क्या आएगा, H2 बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, मतलब 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर लेते हैं, मतलब H1 बाय H2, और इन पार्ट्स को डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा, साइन बाय कॉस tan बन जाएगा, tan स्क्वायर बन जाएगा। ये भी याद रख सकते हो, मतलब अच्छी बात होगी याद रख लोगे तो, वरना प्रूव उस समय भी निकाल के देख सकते हो। इतनी क्या ही चीजें याद रखेंगे ना, बार बार सब चीजें याद ही थोड़ी रखते रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एक हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा भाई, जो सीखने वाली बात थी उस पर समय लगा लिया, अब समय नहीं लगेगा। अगर कभी भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंको किसी हाइट से, याद रखना हमेशा, अभी अभी बताया था मैंने, जब भी कभी एक्स एक्सिस वाले का बात करते हैं कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। फिर से हम करेंगे वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक। एक्स एक्सिस वाला फिर से क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। वाई एक्सिस वाला क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा है, ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है, पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा है, ग्रेविटी नीचे, पार्टिकल आगे, ग्रेविटी नीचे, करते करते ऐसा मोशन हो जाता है, फिर से ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अपने पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हाँ ये सही है, ऐसा कुछ। ठीक है, जब भी किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे एक्स की वेलोसिटी इज ऑलवेज यू। यू, इस बार स्टार्टिंग में वाई की वेलोसिटी है ही नहीं, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी, सिर्फ एक्स में, ये रहा यू। लेकिन वाई में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, स्टार्टिंग में कितनी थी यू, वाई 0, ये यू एक्स है जो क्वेश्चन में दी हुई है। जो भी मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पे कम होएगी वाई की वेलोसिटी, कम होएगी, मतलब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से। जितनी हाइट से फेंकोगे वाई वाले वेलोसिटी उतनी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। एक्स वाली सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्स वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है स्टार्टिंग में यू, स्टार्टिंग में 0, एक्सेलरेशन एक्स में है 0, एक्सेलरेशन वाई में -g, एक्स कितना है r, एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वाई एक्सिस में कितना है -h, नीचे आ रहे हैं ना, नीचे जाते हुए चीजें नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इस वाले से लगाऊं तो अपने पास आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ओ ओ एक चीज पीछे रह गई, एक चीज यहाँ पे एक चीज ये यहां से, अगर कोई tan थीटा पूछ लेता तो, tan थीटा होता है v, मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई चीज रह जाए, अगर फिर भी रह जाएगी ना तो पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वो दे दूंगा पीडीएफ, कोई भी अगर टॉपिक रह गया मुझसे। वैसे मैं चाह रहा हूं कि ना रह जाए, बट अगर फिर भी एक छोटा सा भी पॉइंट, इतना माइनर सा भी पॉइंट रहता, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दूंगा नोट्स की, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। बट मैं चाह रहा हूं कि कोई भी इतना सा एक डॉट भी ना रह जाए। ठीक है, तो वो tan थीटा जरूरी था, जस्ट अभी याद आया। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, इस बार लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के लिए s की जगह -h, u की जगह 0, -हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके t हमारे पास आ गया √2h/g। नहीं समझ आया ना ये क्या किया मैंने, वीडियो पॉज करके खुद सोचो, मुश्किल वाला पार्ट निकल गया, ये इजी है। ठीक है, और अगर हम इधर आए तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और अगर हम इसको थोड़ा t की वैल्यू पुट करें, a तो है नहीं, तो हमारे पास r आ जाएगा u √2h/g, खत्म। ये लो दो फॉर्मूला थे, दोनों ही मिल गए। इस बार हाइट क्यों नहीं निकाली, हाइट दी हुई थी, हाइट तो पहले से ही दी हुई थी। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई वेलोसिटी एट एनी टाइम t, जो पहले किया था, अब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो vx इक्वल टू ux प्लस at, और vy इक्वल टू uy
प्लस AT। तो इसमें तो सिर्फ u ही है x में वेलोसिटी, a तो होता ही नहीं, और इसमें u नहीं है y एक्सिस में, a है, तो माइनस GT। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यू एक्स आई कैप मतलब यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले तो मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते थे रूट में आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर, नेगेटिव साइन हट जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे। कोई tan थीटा पूछ ले तो हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस वाला डिवाइड बाय एक्स एक्सिस वाला, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो tan थीटा हो गया, ये सब हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पोजीशन एट एनी टाइम t, पोजीशन एट एनी टाइम t। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स के लिए और y के लिए। ठीक है, अलग अलग लगा लेते हैं। x के लिए लगाएंगे तो x इज इक्वल टू यू टी, इतना ही बनेगा, a तो होता ही नहीं। y में लगाएंगे, u होता ही नहीं y में, अभी इस केस में u में y में u है ही नहीं, सही बोल लो, y में u है ही नहीं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, खत्म। इतना ही था, इतना ही था। अगर कोई पोजीशन वेक्टर पूछ ले, अगर हमसे कोई इंडिविजुअल पूछ ले 5 सेकंड बताओ भाई कि एक्स एक्सिस में पार्टिकल कहां होगा, ये लो बता देंगे। वाई एक्सिस में कहां होगा, बता देंगे। पोजीशन बताओ, ये नहीं बोला एक्स में बताओ वाई में बताओ, पोजीशन बताओ, पोजीशन यहां से निकलेगी एक्स आई कैप वाई जे कैप मतलब यू टी आई कैप यू टी आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये आर वेक्टर आ गया। कोई हमसे जी टी, अरे अरे अरे, हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप बन भी गया। कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आई कैप वाले का स्क्वायर जे कैप वाले का स्क्वायर कर देंगे। हमसे कोई पूछ ले भाई बताओ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इस बार नहीं हम बिल्कुल भी पजल होंगे, इस बार बता देंगे हम। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री भी अगर हमसे कोई पूछेगा तो इसका यूज करो और इसका यूज करो, हमारे पास आ जाएगा इस x इक्वल टू यू टी और y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी x बाई यू और यहां पुट कर दो माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर। एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 2 है ना, पावर y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये पैराबोलिक मोशन है, और हाँ पैराबोलिक ही था ये भी हमने प्रूव कर दिया, पैराबोलिक मोशन। खत्म, यही था बस हमारे पास। इसके बाद हमसे क्या पूछ लिया जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री याद रखना भाई साहब। कभी भी अगर हमें रेंज ना दी हो, रेंज ना दी हो लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया कि एक बिल्डिंग है उसमें मुझको कोई कोई तो पत्थर फेंक के मारना है, मुझे नहीं पता कि भाई मेरे को मैक्सिमम हाइट पे दिया हुआ है या हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दी है, बिल्डिंग बता दी 50 मीटर दूर है, क्या वो 50 मीटर रेंज थी, क्या वो 50 मीटर रेंज का आधा था, नहीं पता। अगर रेंज दी होती तो ये सारे फॉर्मूला लगा लेते रेंज वगैरह वाले जो अभी तक हमने जितने भी करे थे। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं कहा हुआ तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लगाता हूं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो भी तुम्हें हॉरिजॉन्टल दिया होगा, और वाई का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस। अगर तुम कभी भी कंफ्यूज हो कि ये रेंज दी हुई है या हाइट दी हुई है, नहीं पता चल रहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या ये या पिछले वाला, कैसे पता लगेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगाएं या फिर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल लगाएं, ये कहीं ना कहीं किसी चीज से फेंका जाता है। एरोप्लेन से फॉर एग्जांपल किसी खाने की थैली को फेंक दिया, मतलब वो फूड देते ना, कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है तो रेस्क्यू टीम होती है तो वो खाना वगैरह ऊपर से फेंकते हैं, जब भी फेंकते हैं तो इसी तरीके से ऐसा करके नीचे आए, तो वो जब भी किसी हाइट से किसी चीज को फेंका हो तो बस इतना समझ लो कि भाई वो हमें क्वेश्चन दे दिया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। लेकिन अगर किसी एंगल पे फेंका हो तो हमें क्वेश्चन दे दिया एंगुलर प्रोजेक्टाइल का। इसमें स्टार्टिंग में यू में ही वेलोसिटी होती है, वहां यू में भी होती है, सॉरी, इसमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी एक्स में होती है सिर्फ, वहां एक्स में भी होती है वाई में भी होती है। यहां वाई की स्टार्टिंग में 0 होती है, वहां वाई की टॉप पे 0 होती है। आराम से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया पक्का। और भी तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं कि अगर मान लो ये बिल्डिंग है और ऐसे फेंकना चाहिए था लेकिन ऐसे फेंक दिया थीटा एंगल पे, ये रहा यू, हम नहीं घबराएंगे भाई, हमें बेसिक क्लियर है। ये रहा एच, हम इसको ब्रेक कर देंगे। एक्स एक्सिस मैं ये सॉल्व नहीं करके दिखाने वाला, ठीक है। ये अगर ये u है, ये u आ गया
तो थीटा की तरफ घुमाओ अपनी फिंगर, इधर को घुमाओ, तो इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा u cos थीटा। इस बार x एक्सिस में वेलोसिटी है, y में भी है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस की वेलोसिटी आ गई u cos थीटा, y एक्सिस की वेलोसिटी आ गई u sin थीटा। x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होती है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन -g होती है, x एक्सिस में डिस्टेंस r होता है, जो भी गिरेगा जहां भी गिरेगा ये, और y एक्सिस में डिस्टेंस -h, क्योंकि नीचे कवर कर रहे हैं। सेम वही इक्वेशंस लगाना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वही लगानी पड़ेगी वैसे तो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू ut, मतलब अच्छा इस बार वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, नीचे जा रहे हैं, इसके साथ भी मुझे माय मिस्टेक, यहां भी नेगेटिव साइन आना चाहिए था, -u sin थीटा, ये भी नेगेटिव आएगी इस बार, नीचे है ना वेलोसिटी, ऊपर थी पिछली बार एंगुलर प्रोजेक्टाइल में y एक्सिस की वेलोसिटी स्टार्टिंग में ऊपर थी तो हमने पॉजिटिव ली, इस बार नीचे है तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो -h -u sin थीटा t -हाफ gt स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा और ये बन जाएगा, 2 का एलसीएम ले लेना, 2h इक्वल टू 2u sin थीटा t प्लस हाफ, हाफ तो गया, gt स्क्वायर, तो ये बन जाएगा gt स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा t -2h इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला होता था ना -b, ये एक्स्ट्रा है पहले बता रहा हूं, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 4ac, तब कहीं जाके हमारे पास टाइम आएगा, -4a और c, तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 2a, और फाइनल हमारे पास टाइम हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2u साइन थीटा प्लस माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइड बाय 2g। अब इसको अलग अलग करके वगैरह लिखा जा सकता था, फिर से बता रहा हूं एक्स्ट्रा कराया है ये, जस्ट बता रहा हूं कि ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था कि भाई कोई पत्थर को हाइट से ही फेंका है लेकिन ऊपर फेंक दिया, तो इस बार इधर कर दो कंपोनेंट, ये आएगा u cos थीटा, ये आएगा u sin थीटा, है ना। इस बार ये है, यहां तक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल और इसके बाद और भी गिरेगा, अगर यहां है u, देखना ध्यान से, ये है u cos थीटा और ये है u sin थीटा, तो यहां u cos थीटा सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन u sin थीटा पलटी खा जाएगा और ये आ जाएगा u। इसका मतलब है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये रहा एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो अभी हमने सॉल्व किया था सबसे पहले नंबर पे, और ये रहा वो ये वाला केस, दो मिक्स आ गए, है ना, दो मिक्स आ गए हमारे पास। और मैं एंगल भी थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि आराम से अगर सॉल्व करना हो तुम्हें, ये रहा थीटा एंगल, तो ये वाला केस प्लस में सबसे पहले वाला एंगुलर वाला दोनों मिक्स हो गए। पहले तुम्हें यहां से यहां तक का टाइम निकालना होगा, फिर ये वाला टाइम भी, मतलब ये जो अभी अभी निकाला था ये भी प्लस करना पड़ेगा, तो ये चीज रहती है। जस्ट मुझे बताना था कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो मैंने बता दिया। होते तो वैसे और भी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइंड प्लेन से गिर दिया, लेकिन मैं समझ गया, नहीं करा रहा हूँ, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी चीजें हो सकती डिफरेंट वो सारी देख ली हैं, तो सर्कुलर मोशन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज द फाइनल पार्ट। सर्कुलर मोशन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले सर्कुलर मोशन में हमारे पास, अगर तो कभी भी हम ये वाली वेलोसिटी देखेंगे जिससे पार्टिकल एक्चुअल में चल रहा है, एक्सेलरेशन लग रही है बीच में, मान लो किसी रस्सी से पत्थर को पकड़ के घुमा रहा हूं मैं, दो तीन सिचुएशन बता देता हूं। ये रहा सन, मान लो अर्थ घूम रही है इसके अराउंड एकदम सर्कल में, सर्कल नहीं होता आगे जाके बताएंगे कभी, ये रही अर्थ और ये रहा सन, और अर्थ घूम रही है इसके अराउंड, ये वेलोसिटी इसकी यू है लेटर से, तो ये सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स पक्का सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अर्थ जाना चाह रही सीधा, फोर्स लग रहा है इधर तो जाएगी बीच में, फिर अर्थ जाना चाह रही सीधा, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, अर्थ जाएगी बीच में, फिर अर्थ जाना चाह रही सीधा इधर, और यही काम चलता रहेगा अनंत तक, हमेशा तक, ठीक है। मतलब जितना भी हमें पता है, जितना भी समय हमारे अकॉर्डिंग सन, जितनी भी सन की लाइफ होगी उतने समय तक ये चलता रहेगा काम, ठीक है। तो अंदर कौन सा फोर्स होगा अभी बताएंगे, बट फिलहाल के लिए
ये जो वेलोसिटी आई है ना, ये जो टेंजेंट की तरह लग रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, इतना सा समझ लेते हैं अभी के लिए। और अगर मान लो सेंटर में प्रोटॉन है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो तुम लोगों ने बोहर्स मॉडल में सुना होगा, ये रहा रेडियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वी वेलोसिटी से। फिर से सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल आ गया। सर्कुलर मोशन का मतलब है बिल्कुल डॉट जैसी चीज लगनी चाहिए। अर्थ डॉट थोड़ी, अर्थ तो हमसे मिलियन ऑफ टाइम बड़ी है। फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि फिर हम क्यों बोल पा रहे हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है? सर्कुलर मोशन है क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सन के सामने तो अर्थ एक डॉट जैसी है, इसलिए बोल पा रहे हैं। और प्रोटॉन तो इतना छोटा है कि हम उसको देख ही नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, तो इसलिए इसको सर्कुलर मोशन बोल पा रहे हैं। या ये हो सकता है कि एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया, अंदर की तरफ लगती है टेंशन और ये रहा मास m और इसको मैं घुमाते जा रहा हूं। ये भी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल आ गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। इस बार हम सीधा नहीं चल रहे हैं। हमारे पास पहले लीनियर क्वांटिटीज आती थी, लीनियर या फिर मैं उसको टेंजेंशियल भी बोल सकता था। लीनियर क्वांटिटीज क्या क्या थी हमारे पास? हमारे पास लीनियर क्वांटिटी में था डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं s से डिनोट कर सकता हूं। हमारे पास थी वेलोसिटी, जिसको मैं v से डिनोट कर सकता हूं। हमारे पास था एक्सेलरेशन, जिसको मैं a से डिनोट कर सकता हूं, है ना। अब हमारे पास आने वाली है एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर मतलब अब घूमने वाले हैं हम। जैसे लेटस से कोई भी एक पार्टिकल, ये रहा सर्कल, अरे हाँ, ये रहा सर्कल और यहां से मैं चलना स्टार्ट हुआ हूं और यहां पहुंच गया लेटस से। तो ये जो इसके बीच में मैंने एंगल कवर किया है, लेटस से इसका नाम है डेल्टा थीटा। इसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है मेरी इस बार? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। और इसके यूनिट जो हमारे पास होते हैं, यूनिट इसके होंगे रेडियंस। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। ये उसके बाद कितनी जल्द किस किस रेट से इसका एंगल चेंज हो रहा है। जैसे पंखा, पंखा धीरे धीरे स्लो स्लो चलता है, फिर तेज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। वो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ओमेगा से इसको डिनोट करेंगे, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब तुम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आप पक्का एवरेज बोलने वाले हो। जिसमें भी डेल्टा लगता है वो एवरेज होता है, कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर ये एवरेज है तो एक इंस्टेंटेनियस भी आनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जो कि ओमेगा बना देगा डी थीटा बाय डी टी। आ गया अपने पास? ये अपने पास इंस्टेंटेनियस आ गई कि अगर हमें थीटा कुछ दिया होगा टी स्क्वायर प्लस टू टी, तो हम उसकी डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, है ना। वो भी क्वेश्चन हम निपटा लेंगे अब। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। फिर से ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी लिखा तो ये एवरेज होगी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डी ओमेगा बाय डी टी। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं एंगुलर वेलोसिटी के, तो होता है रेडियंस पर सेकंड। और अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अरे ओमेगा बाय टी एक और टाइम आ गया ना डिवाइड में, इसलिए ऐसा होता है। अब मैं सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। सर्कुलर मोशन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक क्वांटिटीज अब मैंने बता दी हैं। सर्कुलर मोशन में पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। एक हमारे पास वेलोसिटी स्पीड कौन ठीक है, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहने वाली। क्या ही बोल रहा हूं मैं, स्पीड इज कांस्टेंट। बताता हूं क्यों। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कमाल की बात बता रहा हूं। वैसे फर्स्ट चैप्टर अगर तुमने इससे पहले देखा होगा तो तुम समझ गए होंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अब बताता हूं मैं।
इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी तो होती है और डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। यहाँ पे ये रहा वेलोसिटी, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रही वेलोसिटी, यहाँ पे ये रही वेलोसिटी, यहाँ पे ये रही वेलोसिटी, हमेशा चेंज हो रही है। डायरेक्शन तो बदल रही है ना, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और कुछ नहीं, सेंटर सेंटर कुछ नहीं अभी अभी फिलहाल के लिए। ये है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है हमारे पास सॉरी ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड भी चेंज होगी। यहाँ पे स्पीड v1 5 मीटर पर सेकंड है और ये v2 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। पंखा जैसे जैसे तेज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे पास। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहें, एक सेकेंड, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास एक चीज आती है विच इज इसके डायमेंशन रह गए ना। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसके यूनिट होते हैं बट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे तो डेल्टा थीटा के तो होते नहीं, टाइम के बचे। टाइम के क्या होते हैं? टी, 1/t मतलब t-1। इसके हो जाएंगे t-2। एक और चीज ध्यान रखेंगे, हमने पढ़ा है लीनियर क्वांटिटीज, एक होती है एंगुलर क्वांटिटीज, दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। जैसे सबसे पहला डायरेक्ट याद कर सकते हैं हमसे, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो ये हमारे पास थीटा है, ये रेडियस है, ये एस है। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। कहने का मतलब एंगल है थीटा, आर्क है एस और रेडियस है आर, एस इक्वल टू आर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। एक हमारे पास होता है ऐसे ही ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा। यह हमारे पास आ गया लीनियर वेलोसिटी, लीनियर या टेंजेंशियल बोल सकते हैं, ये है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक हमारे पास होता है ए इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। बढ़िया। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, ये रिलेशन भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे जब हम अपने रोटेशनल मोशन चैप्टर पे जाने वाले हैं, वहां पे हमें काम आते हुए दिखेंगे। मेक श्योर इसको ध्यान रखो। ये हो गया हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गया। और हमारे पास एक आता है हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल का मतलब है कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसको एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक मिनट, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो आनी चाहिए थी, है ना? ये रही वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, आना चाहिए था हमारे पास, हमारे पास आना चाहिए था एक्सेलरेशन। कहां है वो एक्सेलरेशन? इस बार वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगी और उस एक्सेलरेशन, जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी ही हमेशा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता बिना डायरेक्शन चेंज हुए, और डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल आ ही जाएगी। डाइजेस्ट करो इस बात को, सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता जब तक स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का एक छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से उसको निपटा लेते हैं, छोटा सा, ये इजी सा। ये हमारे पास है, मान लो पोजीशन, सॉरी रेडियस आर, और ये भी है रेडियस आर। अच्छा, मैं इसको R1 वेक्टर बोल दूं, अगर इसको R2 वेक्टर बोल दूं, तो इनके मैग्नीट्यूड सेम ही है। वो तो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने R1 R2 लिख दिया। समझ पा रहे हो? ये भी रेडियस 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, बस वो डायरेक्शन अलग अलग थी, इसलिए मैंने इनको R1 R2 लिख दिया। ये इधर की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इधर की डायरेक्शन शो कर रहा है। इसमें ये रहा V1 और ये रहा V2। बस इतना सही था। लेटर से इसके बीच का एंगल है थीटा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस वाले को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं और इस वाले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है, ये भी 90 डिग्री पे है। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा, पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। दो एंगल अगर 90 है, एक एंगल अगर थीटा है, तो बचा कितना? ये बचेगा 180 माइनस थीटा। वीडियो पॉज करके सोचना, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो हमारे पास ये एंगल, देखो पूरी लाइन का एंगल होता है 180, ये पूरी लाइन का 180 होता है, ये है 180 माइनस थीटा, तो ये बचेगा थीटा।
बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। तो इसका मतलब है ये रही, अरे ये रहा था V1, ये रहा V2। V1 और V2 के बीच में कितना एंगल है? थीटा। और R1 और R2 के बीच में कितना एंगल है? वो भी थीटा। इसका मतलब है मैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स बना सकता हूं। लेटस से एक ये रहा R1, ये रहा R2, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। और मैंने बताया था अभी अभी ये R1 मतलब इनिशियल और ये था फाइनल। अभी अभी इसीलिए बताया था कि इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए ये जो आता है इसे डेल्टा आर बोलते हैं। ऐसे ही ये रहा V1, ये रहा V2 और दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये भी अभी अभी हमने देखा थीटा ही आ रहा है। पक्का समझ आ रहा है? गारंटी देख लो, ठीक है, बढ़िया। और इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं साइड्स की रेशो देखना चाहूं, साइड मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड सेम है। ये V1 और V2 अलग इसलिए है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, वैसे सेम है, दोनों 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसका मतलब है R1 और R2 दो अलग अलग चीजें नहीं है, R बाय आर ही है। ऐसे ही ये V बाय वी ही है। बताता हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं। पहली बात तो साइड्स की रेशो इक्वल आ रही है। ये तुमने सुना होगा है ना, साइड्स की रेशो इक्वल आती है जब वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते, वैसा वैसा सा कुछ दिख रहा होगा, है ना। दोनों हमारे पास आ गए इक्वल टू 1, ऐसा सा कुछ हो गया हमारे पास। आर से आर कट गया, वी से वी कट गया, 1 आ गया, और दोनों के एंगल भी थीटा है। तो इसका मतलब है ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अ, हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन होती है बाय SAS, हमने किया है बाय SAS, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसका मतलब है हम क्या, सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि साइड्स की रेशो बराबर होगी। मतलब डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। फायदा क्या होगा इससे अभी बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v बाय आर डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो एंड वी विल गेट v बाय आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी अभी स्टार्टिंग में ही बताया था v ही होता है, ये तो v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो याद रखेंगे आज के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, ऐसा कुछ, एंड दैट इज इट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिल गई। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब सेंटर की तरफ लग रही है सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हमारे पास एक और एक्सेलरेशन आ जाती जिसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि वेलोसिटी सेम, सॉरी स्पीड सेम रह रही है, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वो भी चेंज हुई तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक न्यू तरह की एक्सेलरेशन आ जाएगी जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर में ही लगती है, ये ध्यान रखना होगा। सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल टेंजेंट की तरफ लगेगी, दोनों में 90 डिग्री एंगल है। और अगर मैं यहां से पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहूं और दोनों के बीच में लाइन लगा दूं तो इसे हम क्या बोलते थे, वेक्टर में सिखाया था, रिजल्टेंट। इसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और अगर मैं इस एंगल को बोल दूं थीटा, तो मैं यहां से tan थीटा भी निकाल सकता हूं। अगर 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 ये है AC, अगर ये है AT तो ये भी साइड AT ही होनी चाहिए, पैरेलल साइड्स की लेंथ सेम होने वाली है। तो बन जाएगा tan थीटा से परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब AT बाय AC, ये भी ध्यान रख लेंगे। और अगर हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट का, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा तो 90, दोनों के बीच का, अरे थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, AC और AT के बीच का एंगल, ये वाला थीटा नहीं, ये तो रिजल्टेंट वाला एंगल है। ये बनेगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90। cos 90 जीरो होता है तो बचेगा रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, विच इज A इज इक्वल टू रूट में V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर प्लस में A टेंजेंशियल का स्क्वायर, खत्म। और ए टेंजेंशियल का अभी अभी मैंने रिलेशन कराया था अल्फा के साथ, ये रहा, ए इक्वल टू आर अल्फा भी होता है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता था ए इज इक्वल टू रूट में वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस में अल्फा आर होल स्क्वायर।
दीज आर दी फॉर्मूलाज जो हमें ध्यान रखने होंगे। और अगर मैं tan थीटा में भी पुट करना चाहूं तो बन जाएगा आर एल्फा डिवाइड बाय ए सी सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, एक और आर ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर अल्फा बाय वी स्क्वायर, ये tan थीटा बन गया। दीज आर दी फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखने होंगे। और अगर हम ध्यान इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है इसका नाम क्या बताया अभी मैंने, सेंट्रीपिटल। और जब भी कोई चीज सर्कल में घूमेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी, भाई ध्यान रख लो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। या इसका नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंट की तरफ लगती है उसे हम बोलते हैं लीनियर, या फिर हम उसे बोलते हैं टेंजेंशियल। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही था हमारे पास। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा एक फोर्स जैसी भी चीज होती है नेक्स्ट चैप्टर में। जब हम बढ़ेंगे, फोर्स का फॉर्मूला एम में होता है। कोई चीज सर्कल में घूम रही हो तो एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है, विच इज वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी यूज कर लेंगे हम, हमें जरूरत पड़ी तो। फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी और भी चीजें सीखेंगे, जैसे सेंट्रीपिटल के जैसा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। बाद की बातें हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बातें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वरना प्रैक्टिस शीट और मैं जो इसके कुछ टॉपिक अगर रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नहीं रहते हैं, बट अगर रहते होंगे तो मैं जरूर डाल दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से सारा रिवाइज हो गया होगा। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।